हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। इस लेक्चर में हम हेलो एरिन के निर्माण की विधियों व हेलो एल्केन व हेलो एरिन के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने हेलो एल्केन के निर्माण की विधियों को डिटेल से पढ़ा था। यदि आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पहले पिछले लेक्चर देखें और उसके बाद इस लेक्चर तक पहुंचे हैं। तो हम ले रहे हैं आज के लेक्चर का पहला पार्ट, हेलो एरिन के निर्माण की विधियां। हेलो एरिन के निर्माण की विधियां। हेलो एरिन के निर्माण की विधियों में फर्स्ट हम ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन से। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन से। और ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन हम किसका करेंगे, हम ये करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। तो इसका हम मेंशन कर लेते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। यदि हमें टोलुइन की अभिक्रिया हेलोजनों से आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अंधेरे में करवाएं तो हमें ऑर्थो व पेरा हेलो टोलुइन प्राप्त होती हैं। इस अभिक्रिया से हम केवल क्लोरोबेंजीन व ब्रोमोबेंजीन ही बना सकते हैं। क्लोरीनीकरण तीव्र होने के कारण क्लोरोबेंजीन नहीं बनता, जबकि आयोडीनीकरण करवाने पर बना HI अभिक्रिया को उत्क्रमणीय कर देता है। इसीलिए यदि हम आयोडोबेंजीन इस अभिक्रिया से बनाना चाहें तो हमें बनने वाले HI का ऑक्सीकरण करने के लिए HiO3 और HNO3 जैसे ऑक्सीकारकों की आवश्यकता होती है। तो देखो मैं बता रहा हूं आपको, टोलुइन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है की अभिक्रिया हेलोजन H2, यहां क्या लेंगे हम, क्लोरीन व ब्रोमीन से आयरन या आयरन क्लोराइड FeCl3, ये यहां पर किसका कार्य करते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में सनलाइट नहीं होनी चाहिए, अंधेरे में करवाने पर ऑर्थो व पेरा हेलो टोलुइन प्राप्त होती है। तो यहां पर हम क्या करवा रहे हैं, हम ले रहे हैं टोलुइन। टोलुइन में बेंजीन रिंग से जुड़ी होती है CH3। ये बेंजीन रिंग, ये है CH3, तो ये अपना बन गया टोलुइन। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं हेलोजन से। उत्प्रेरक के रूप में हम काम ले रहे हैं आयरन, और सनलाइट बिल्कुल भी नहीं रख रहे हैं, लाइट भी नहीं रख रहे हैं, अंधेरा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। ऑर्थो और पेरा हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यहाँ कौन है, हेलोजन, रिप्लेस कर लेंगे। तो देखो ये अपना टोलुइन
यहाँ वाले हाइड्रोजन को हेलोजन रिप्लेस कर लेगा, या तो हेलोजन या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा या कहां जुड़ेगा, पैरा। ये अपने क्या बना, ऑर्थो पर हेलो है, ऑर्थो हेलो, टोलुइन, और यहां पर ऑर्थो मेटा पैरा पर है, तो पैरा हेलो टोलुइन। और जहां से हाइड्रोजन हटी है, यहां से भी हाइड्रोजन हटी है, यहां से भी हटी है, तो दो हाइड्रोजन दो हेलोजन के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, OHX। और यहां पर हम हेलोजन के रूप में किसका उपयोग करते हैं, Cl2Br। तो टोलुइन की अभिक्रिया हेलोजन से आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अंधेरे में करवाने पर हमें और पैरा स्थिति पर हेलोजन प्राप्त होता है। आपने क्या बन गई, हेलोएरिन बनाना चाहते थे और हेलोजन समूह बेंजीन मूल्य से आगे जुड़ गए, क्या बन गई, हेलोएरिन। यहां पर देखो, अगर हम यहां पर क्लोरीन लें तो क्लोरीनीकरण है, क्योंकि जो क्लोरीन है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो तीव्र होने के कारण क्लोरोबेंजीन नहीं बनता है। सेकेंड, आयोडीन से अभिक्रिया अगर हम करवाएं तो जब हम आयोडीन लेंगे तो यह क्या बनेगा, HI। और HI क्या है, एक ऑक्सीकारक है जो आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देगा। तो आयोडीन से अभिक्रिया करवाने पर HI बनने के कारण अब ये HI आयोडाइड को पुनः आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, यानी यहाँ आयोडीन आके जुड़ा तो जो साथ में HI बन रहा है वो वापस क्या दे रहा है, टोलुइन और आयोडीन। तो आयोडीन से अभिक्रिया करवाने पर HI बनने के कारण अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। यदि हम आयोडीन लाना चाहते हैं तो हमें HI को समाप्त करना पड़ेगा, और HI को समाप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीकारक का उपयोग करेंगे। अतः अभिक्रिया में HI को समाप्त करने के लिए ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक कौन, HiO3 या HNO3 का उपयोग करते हैं। देखो होता क्या है, HI एक प्रबल अम्ल है, तो यदि हम यहाँ पर आयोडीन लेंगे तो HI बनेगा, HI बनने के कारण ये अभिक्रिया को उत्क्रमणीय कर देगा, यानी आयोडो बेंजीन से पुनः क्या बन जाएगी, टोलुइन और आयोडीन। तो हम चाहते हैं कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय नहीं हो, इसीलिए बनने वाले HI को हमें समाप्त करना पड़ेगा, और बनने वाले HI को समाप्त करने के लिए हम ऑक्सीकारक जैसे HiO3 HNO3 का उपयोग करेंगे। ये क्या करेंगे, जो HI है इसमें आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देंगे, और जो HI यहाँ बंधा था वो समाप्त हो जाएगा, रिएक्शन उत्क्रमणीय नहीं होगी। इसीलिए क्योंकि यदि हम क्लोरीन से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्लोरीनीकरण तीव्र होता है, इसीलिए यहाँ पर हम क्लोरोबेंजीन नहीं बनाते। सेकेंड, आयोडीन से अभिक्रिया करवाने पर हमें HI प्राप्त होता है, जिसके कारण अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाती है।
तो इन दोनों कंडीशन के कारण हम टोलुइन से केवल ऑर्थो व पैरा क्लोरो टोलुइन या ऑर्थो व पैरा क्लोरो ब्रोमीन ही बनाते हैं, क्लोरीन और आयोडीन से रिएक्शन नहीं करते, यही कारण है। अब देखो एक सिंपल वे ये भी है कि यदि हम बेंजीन से हेलोजन बनाना चाहें, ये बेंजीन है, ये आपके बुक में नहीं है, फिर भी जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि हम बेंजीन से हेलोबेंजीन बनाना चाहें तो हम क्या करते हैं, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हेलोजन से, जैसे क्लोरीन से, और वो भी उत्प्रेरक जैसे निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी और बेंजीन का जो हाइड्रोजन है उसको हेलोजन रिप्लेस कर लेगा। क्या बना लेगा? क्लोरोबेंजीन, और जहां से हाइड्रोजन हटे, जैसे यहां से हटी है, हाइड्रोजन के साथ सेम क्या बनेगा? HCl। तो ये पहला प्रोसेस है हेलो एरिन बनाने का, इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन। दूसरा जो प्रोसेस है वो है एनिलीन से, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम लवण से। यदि एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाई जाए तो हमें बेंजीन डाइज़ोनियम लवण प्राप्त होता है। बेंजीन डाइज़ोनियम लवण की आगे रिएक्शन करके हम उससे हेलो एरिन प्राप्त करते हैं। तो देखो हम एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल क्या होता है? HNO2, नाइट्रिक से एक ऑक्सीजन कम से 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यदि हम करवाएं तो हमें क्या मिलेगा? बेंजीन डाइज़ोनियम लवण ArN2X माइनस, बेंजीन N2 डाइजो प्लस है तो ये डाइज़ोनियम, और X हाथ में तो डाइज़ोनियम लवण प्राप्त होता है। देखो यहां हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं एनिलीन। इसको ध्यानपूर्वक देखें, ये रिएक्शन, इस मेरी बात को नोट कर लें आप। अब एंजिन चाहे ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए, सेम चीज है, डबल बॉन्ड पूरी रिंग में घूम रहा है। ये जो रिएक्शन मैं करवा रहा हूं ये आपके 12th केमिस्ट्री में कम से कम 7 से 8 जगह काम आएगी, गिनाऊंगा मैं आपको। तो एनिलीन में क्या होता है? बेंजीन वाले से जुड़ा होता है NH2, ये है अपना एनिलीन, सॉरी एनिलीन। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे नाइट्रस अम्ल से HNO2, साथ में हम ले रहे हैं HCl। टेम्परेचर है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर। तो यहां पर देखो क्या होगा, एक ये हाइड्रोजन, दो ये हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर 2 जल के अणु बाहर निकाल देंगे। अब बचा क्या? बचा बेंजीन रिंग, एक N2 ये और एक N2 HNO2 वाले, ये है N2, और जैसे HCl हम ले लेते हैं HX सही रहेगा, तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है? X पर माइनस। तो ये N और N2 बचा हुआ X आगे जुड़ जाएगा, ये क्या बन गया अपना बेंजीन डाइज़ोनियम लवण। मोस्टली हम यहाँ पर HX के रूप में HCl या HBr का यूज ही करते हैं। अब देखो यदि हम
बेंजीन डाइज़ोनियम लवण की अभिक्रिया क्यूप्रस हैलाइड से जैसे Cu2H2 की उपस्थिति में HX से करवाएं। दूसरा, इसकी अभिक्रिया कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में हैलोजन अम्ल से करवाएं। तो देखो रिएक्शन क्या होगी, बेंजीन रिंग, ये नाइट्रोजन है, गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा। ये X और ये X, ये बना लेंगे HX, और ये जो हेलोजन है ये आपके यहाँ बन जाएगा, क्या बन गई, हेलोएरिन। ये जो रिएक्शन है जिसमें हम कॉपर चूर्ण ले रहे हैं और साथ में ले रहे हैं HX, सॉरी कॉपर का हाइड्राइड ले रहे हैं, साथ में ले रहे हैं HX, इसको हम बोलते हैं सैंड-मेयर अभिक्रिया। और जब अभिक्रिया कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में हैलोजन अम्ल से करवाएं तो इस अभिक्रिया का नाम है गाटरमान अभिक्रिया। रिएक्शन यहां पर भी सेम ही होगी, सेम केस होगी। देखो नाइट्रोजन का N2 गैस के रूप में निकल जाएगा, ये X और इसका H, ये क्या बना लेगा, HX, बची हुई हाइड्रोजन आकर यहां जुड़ जाएगी, क्या बन गया, हेलोएरिन। ये भी क्या बन गया, हेलोएरिन। तो याद रखने का तरीका क्या है कि यहां पर अगर हम देखो, तरीका ये है कि यहाँ हम ले रहे हैं कॉपर का चूर्ण, यहाँ ले रहे हैं कॉपर का हैलाइड, इसके पास केवल कॉपर चूर्ण है, हैलाइड नहीं है, तो इसको हैलाइड का घाटा लग गया, घाटे से गाटरमान, और इसके पास हैलाइड है तो सैंडवेयर है। तो सैंडवेयर गाटरमान अभिक्रिया में यही फर्क है कि कॉपर चूर्ण ले रहे हैं तो गाटरमान, कॉपर का हैलाइड ले रहे हैं तो सैंडवेयर। अब क्योंकि यहाँ पर केवल कॉपर चूर्ण है, इसके पास हैलाइड नहीं है, तो इसको हैलाइड का घाटा लग गया, घाटे से गाटरमान, और दूसरी क्या है, सैंडवेयर। तो लैंग्वेज अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैं लिखवा देता हूं कि यदि बेंजीन डाइज़ोनियम लवण की अभिक्रिया कॉपर हैलाइड की उपस्थिति में हैलोजन अम्ल से करवाई जाए तो हेलोएरिन बनती है, इसे सैंडवेयर अभिक्रिया कहते हैं। जबकि बेंजीन डाइज़ोनियम लवण की अभिक्रिया कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में हैलोजन अम्ल से करवाई जाए तो यहाँ पर हेलोएरिन बनती है, अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि यहाँ पर हम HX के रूप में या तो HBr का यूज करेंगे या करेंगे HCl का, तो यहाँ पर हम क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन ही बनाएंगे। कोई दिक्कत है क्या किसी को, मेरे साथ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो बोर्ड को थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब देखो, यदि हम इस अभिक्रिया से आयोडोबेंजीन बनाना चाहें तो कोई भी लफड़ा नहीं है, सीधा आप क्या करो, बेंजीन डाइज़ोनियम लवण लो N2X- और इसकी अभिक्रिया करवा दो पोटेशियम आयोडाइड से। इसमें I- K+ है तो क्या होगा, हेलोजन को रिप्लेस कर लेगा आयोडीन, बन जाएगा आयोडोबेंजीन प्लस N2 गैस के रूप में निकल जाएगा, और हैलाइड के साथ पोटेशियम मिलकर बना लेगा पोटेशियम हैलाइड। ये क्या बन गया अपना आयोडोबेंजीन। तो इस अभिक्रिया से हम 3 प्रकार के हेलोएरिन बना सकते हैं, आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। यदि हम यहाँ पर HCl लेंगे तो यहाँ Cl आएगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। यदि हम HBr लेंगे तो यहाँ Br आएगा, ब्रोमोबेंजीन बनेगा। यदि हम यहाँ HBr लें तो यहाँ पर Br आएगा, HCl लें तो Cl आएगा। इसी प्रकार यहाँ अगर HCl लें तो यहाँ Cl आएगा, HBr लें तो X की जगह कौन आएगा, Br। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है HX की जगह HBr और HCl का उपयोग करते हैं। तो ये हमने हेलोएरिन के निर्माण की जो विधियां थी वो पढ़ ली हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं
इन दोनों के भौतिक गुण, हेलो एल्केन व हेलो एरिन के मात्राएं बहुत है, दोनों के भौतिक गुणों को शामिल रूप से पढ़ रहे हैं। देखो, सामान्यतः एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन रंगहीन होते हैं, लेकिन क्लोराइड और ब्रोमाइड वायु के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं। ये चीज मैं लिख रहा हूं, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन रंगहीन होते हैं, लेकिन ब्रोमाइड व आयोडाइड वायु के संपर्क में आने पर, यदि एयर के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो इनका रंग हो जाएगा, ये कैसे हो जाएंगे, कलर्ड, रंगीन हो जाता है। भौतिक गुणों में हम क्या चीज पढ़ते हैं, पहला हम पढ़ते हैं फिजिकल स्टेट, फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिर घनत्व, फिर सोल्युबिलिटी। ये कुछ चीजें हैं जो हम हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी हम कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे यहाँ हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अगले में एल्कोहल, फिनोल, ईथर, तो सब के बारे में भौतिक गुण जब हम पढ़ेंगे तो सभी में एक ही चीज चलेगी। तो भौतिक गुणों में नंबर 1 भौतिक अवस्था। हेलो एल्केन में निम्नतर सदस्य गैस या द्रव अवस्था में होते हैं, जबकि उच्चतर सदस्य जिनमें कार्बन की संख्या 10 से अधिक होती है वो ठोस अवस्था में होते हैं। तो निम्नतर सदस्य जैसे मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड C2H5, एथिल क्लोराइड C2H5Cl, ये जो हैं ये कौन सी अवस्था में होते हैं, गैस अवस्था। बाकी जो इनके अलावा उच्चतर सदस्य हैं वो या तो द्रव अवस्था में होंगे या कौन सी अवस्था में होंगे, ठोस अवस्था। ये तो हमें बात कर ली फिजिकल स्टेट की। नंबर 2 फिजिकल प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं, वो है गलनांक व क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। देखो सटीक परिभाषा नहीं है, फिर भी अगर हम जनरल बात करें तो वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए गलनांक, और जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदल जाए उसका क्वथनांक कहलाता है। यदि हम हेलो एल्केन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के गलनांक क्वथनांक की तुलना करें तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की तुलना में एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हैं, इसीलिए इनके गलनांक और क्वथनांक समान अनुभार वाले हाइड्रोकार्बन से अधिक होते हैं। तो हेलो एल्केन की ध्रुवीय प्रकृति के कारण इसके गलनांक व क्वथनांक समान अनुभार वाले हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को मैं HC लिख रहा हूं, HC क्या है, हाइड्रोकार्बन से अधिक होते हैं। फिर देखो
गलनांक की बात करें या पगनांक की बात करें, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, ये समानुपाती होते हैं अनुपात के। और ये समानुपाती होते हैं 1/7 के। यानी जैसे जैसे अनुपात बढ़ता है वैसे वैसे गलनांक और पगनांक बढ़ते हैं, क्योंकि अनुपात बढ़ने पर वान डेर वाल्स बलों की संख्या बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे साकन बढ़ता है वैसे वैसे गलनांक और पगनांक घटते हैं, क्योंकि साकन बढ़ने पर अणुओं की आकृति गोलाकार होती है। परिणाम स्वरूप पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने पर वान डेर वाल्स बंध घटते हैं। तो ये सब में लागू होगा, ऐसा नहीं एक में लागू होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, थोड़ा सा बोर्ड और खाली करते हैं। तो इसमें जो पहला फैक्टर है कि गलनांक और पगनांक अनुपात के समानुपाती होते हैं, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अनुपात बढ़ने पर वान डेर वाल्स बल बढ़ने के कारण मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, शाटर वाला है, तो शाखन बढ़ने पर जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी, शाखन मतलब ये है अणु की आकृति गोलाकार होने लगती है। अभी मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। और गोलाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कम। अतः जैसे जैसे गोलाकार होगी पृष्ठीय क्षेत्रफल घटेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने के कारण वान डेर वाल्स बल या बल घटते हैं, जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट घटते हैं। फिर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 1 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। अनुपात सभी का समान है, लेकिन साकन बढ़ता है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्रम ये रहेगा, सबसे ज्यादा 1 क्लोरोब्यूटेन के और सबसे कम 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन के। 1 क्लोरोब्यूटेन ये होता है CH3 CH2 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 CH, ये 1 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन में CH3 CH CH2 CH3 दो नंबर क्लोरीन। 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन में CH3 C CH3 CH3 और CH। तो हम देख रहे हैं कि 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन में 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन की आकृति कैसे होने लगी, गोलाकार। और गोलाकार आकृति के कारण पृष्ठीय क्षेत्रफल घट रहा है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट घटते हैं। यदि यहाँ पर हम अनुभाग की बात करें, तो जैसे मैंने कह दिया CH3F CH3Cl CH3Br और CH3I। तो आयोडीन का अनुपात सबसे ज्यादा है। मैथिल ग्रुप तो चारों ही है, लेकिन आयोडीन का अनुपात सबसे ज्यादा है, अनुपात ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैथिल आयोडाइड के होंगे और सबसे कम मैथिल क्लोराइड। अगला हम ले रहे हैं, चलो इसी में हम मेंशन करते हैं हेलोएरिन।
हेलो एरिन। हेलो एरिन में पैरा डाई हेलो एरिन के गलनांक ऑर्थो व मेटा से अधिक होते हैं। तो यदि गलनांक की बात करें तो ऑर्थो तो पैरा लिखते हैं, पैरा डाई हेलो एरिन जो है इनके गलनांक ऑर्थो और मेटा से अधिक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन और डाइक्लोरोबेंजीन और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, तो इसमें सबसे ज्यादा ऑर्थो के, सॉरी पैरा के, फिर ऑर्थो के, फिर मेटा। तो पैरा समावयवी के गलनांक अधिक क्यों होते हैं? क्योंकि इनके आकृति देखो सममित है, दो क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये इकाई आयतन में अधिक समाहित होंगे, पास पास व्यवस्थित हो जाएंगे, परिणाम स्वरूप परबल बंद बनेंगे और इसीलिए इनके गलनांक अधिक होंगे। अब देखो ये सममित है तो एक पैरा समावयवी के पास दूसरा पैरा समावयवी नजदीक आ जाएगा और इकाई आयतन में इनके अणुओं की संख्या अधिक हो जाएगी। जितने ज्यादा अणु नजदीक होंगे बंद उतने ही प्रबल होंगे, इसीलिए ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ताप उतना ही अधिक होगा, तो गलनांक क्या होंगे? अधिक। तो रीजन में यहाँ लिख देता हूं, कारक में पैरा समावयवी में सममित संरचना के कारण क्रिस्टल में अधिक अणु आएंगे यदि अधिक समाहित होते हैं, इसीलिए गलनांक अधिक होते हैं। नंबर 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज हम ले रहे हैं घनत्व। इकाई आयतन में अणुओं की संख्या को घनत्व कहते हैं, या इकाई आयतन में पदार्थ की मात्रा घनत्व कहलाती है। D = m/v। घनत्व जो है ये अणुभार के समानुपाती होता है, जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा घनत्व बढ़ेगा। तो जैसे अगर मैं बात करूं मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल आयोडाइड, तो घनत्व किसका ज्यादा होगा? आयोडीन वाले का, क्योंकि इसका अणुभार ज्यादा है। ऐसे ही यदि मैं बात करूं मैथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, तो इनमें सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा? प्रोपिल क्लोराइड का, क्योंकि इसका अणुभार ज्यादा है। अधिक अणुभार के कारण एल्किल आयोडाइड व एल्किल ब्रोमाइड ये जल से भारी होते हैं, और जल से भारी होने के कारण क्या होगा? जल के नीचे आएंगे, तो जल के से भारी होने के कारण जल से नीचे सतह बनाते हैं, जबकि एल्किल क्लोराइड व एल्किल क्लोराइड जल से हल्के होने के कारण, अब ये एल्किल क्लोराइड जल से हल्के हैं तो जल के ऊपर तैरेंगे, जल के ऊपर तैरते। ये जनरल साइंस हमें पढ़ रखी है कि जिसका घनत्व अधिक है वो नीचे और जिसका घनत्व ऊपर है वो, सॉरी, जिसका घनत्व अधिक है वो ऊपर और जिसका घनत्व कम है वो नीचे। सही कह रहा हूं क्या? सोचो, जिसका घनत्व अधिक है वो कहां जाएगा? नीचे, और जिसका घनत्व कम है वो कहां जाएगा? ऊपर। इसीलिए एल्किल आयोडाइड और एल्किल ब्रोमाइड का घनत्व जल से अधिक है, जल से भारी है, इसीलिए जल के नीचे रहेंगे, जबकि एल्किल क्लोराइड और क्लोराइड जल से हल्के होने के कारण जल के ऊपर तैरेंगे।
लास्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो मैं यहां मेंशन कर देता हूं विनेगर। एल्डिहाइड में जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति नहीं होने के कारण ये ध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। तो ये है ध्रुवीय विलायक जल में अविलय और अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन, ईथर, इनमें क्या होते हैं विलय। तो यहाँ पर अपने इस लेक्चर में मैंने आपको हेलोएरिन के निर्माण की विधियां व हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन के भौतिक गुणों के बारे में डिटेल से पढ़ा दिया है। तो यहाँ पर अपने इस चैप्टर में अभी तक हेलो एल्केन व हेलो एरिन के निर्माण की विधियां और भौतिक गुणों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है। अब इसके बाद मैं पहले आपको हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों के बारे में यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम फिर हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।